अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल दुनिया भर में माशाल्लाह बड़ी हमारी मशहूरी हो गई है। कुछ अरसे पहले था चूँकि $1 अरब हमें IMF से नहीं मिल रहा था, तो ख़ास तौर पे हमारे पड़ोसी ममालिक में भी उसका बड़ा चर्चा था कि किस तरह IMF से $1 अरब $1.1 अरब मिलने थे। उसकी खातिर बकौल शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म के बकौल राना सनाउल्लाह के उन्होंने हमारी नाक रगड़वा दी है। अब ये नौबत क्यों पहुंची, क्यों पाकिस्तान इस हालत को पहुंचा है? मैं बहुत ज़्यादा इसकी तमहीद नहीं बांधूँगा क्योंकि हमारे साथ इस मौजू पे नॉलेज रखने वाले इकोनॉमिस्ट डॉक्टर कैसर बंगाली साहब मौजूद हैं। तो लंबी तमहीद से की बजाय मैं बराह रास्त इनकी तवज्जो दिलाऊँगा। अव्वल तो जी शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त निकाला। शुक्रिया। आपने भी वो एक ख़बर पढ़ी हो कि भारत की सुप्रीम कोर्ट ने एक नई तंजीम बनाने की इजाज़त दी है, ऑल इंडिया टैक्स पेयर्स ऑर्गेनाइजेशन, और तय ये हुआ है कि इस तंजीम की इजाज़त के बग़ैर कोई भी नया टैक्स नहीं लगेगा जिसका बराह रास्त ताल्लुक़ कंज्यूमर से हो, चाहे वो बिजली का बिल है, चाहे टीवी का बिल है, चाहे पेट्रोल की कीमतें हैं। जब तक इनके साथ सलाह मशवरा नहीं होगा उस वक्त तक कीमतों में या नए टैक्स नहीं लगाए जाएंगे। हमारे यहाँ तो कोई मसला कुछ और है, जब इनका दिल करता है टैक्स लगा देते हैं। दिल करने से तो टैक्स नहीं लग सकता। आइन और कानून के तहत टैक्स सिर्फ पार्लियामेंट लगा सकता है। मिसयूज़ ये है कि ये जो फाइनेंस एक्ट होता है, जो बजट पास होता है, उसमें एक प्रोविज़न डाल देते हैं कि हुकूमत को इजाज़त होती है रद्द-बदल करने की। वो कुछ SRO के ज़रिए कर देते हैं, कुछ और एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैं। लेकिन मेरे ख़्याल में ये असल मसला हमारा टैक्स का नहीं है। असल मसला हमारा एक्सपेंडिचर का है, अखराजात का। जी, जो रिफ़ॉर्म चाहिए वो टैक्स साइड पे नहीं चाहिए। अगर टैक्स साइड पे आप करेंगे, टैक्स का निज़ाम ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगा, कुछ मुनसिफ़ाना हो जाएगा, लेकिन रेवेन्यू बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। मईशत में गुंजाइश नहीं है रेवेन्यू बढ़ाने की। एक्सपेंडिचर साइड से हमें एक्शन लेना पड़ेगा डेफिसिट को कम करने के लिए। और चूँकि आपने इंडिया का मिसाल दिया है तो इंडिया का एक और मिसाल मैं दे दूँ कि उन्होंने अपने तमाम कंटोनमेंट्स को अबॉलिश करने का फ़ैसला किया। और ये कब हुई तब्दीली, कब आई? चंद 2 महीने हुए होंगे, 3 महीने हुए होंगे। अच्छा, जितने कंटोनमेंट्स हैं उसको ख़त्म कर दिया है। ख़त्म करके फ़ौज जो है वो जो उनके लिए जो मिलिट्री नीड्स की ज़मीन है वो अलग कर ले, जो सरप्लस लैंड्स हैं वो उस इलाके की म्यूनिसिपैलिटी को दे दे। हम भी ये कर सकते हैं। हाँ, लेकिन भारत में तो फ़ौज के इतना कंट्रोल नहीं है कि वो। बात कंट्रोल की नहीं है, बात अब सर्वाइवल की है। कंट्रोल किसी का भी हो, नहीं करेंगे तो हम सर्वाइव नहीं करेंगे। हम इस नौबत पे पहुंच गए हैं। तो आप समझते हैं कि जो अब कॉरपोरेट फार्मिंग भी अब माशाल्लाह शुरू हो गई है, तो क्या ये भी हमारी सर्वाइवल का एक तरीका है? इसके ज़रिए हम बाहर गैर मुल्की इन्वेस्टर्स को पाकिस्तान ला रहे हैं। ये तो एक्सटिंक्शन को एक्सपेडाइट करने का ज़रिया है, यानी खात्मे का अमल को तेज़ करने वाली बात है। ठीक है, वो कैसे? देखिए, अब तक तो हम असासे बेचते रहे। 100% ऑफ टेलीकॉम, 80% ऑफ बैंकिंग, ये सब गैर मुल्कियों को हमने दिया है। हम ये भूल गए हैं कि जिस गैर मुल्की कंपनी ने PTCL ख़रीदा, कल वो भी प्राइवेटाइज होगी या किसी और कोई और ख़रीद लेगा। कोई इंडियन कंपनी ख़रीद सकती है, इजरायली कंपनी ख़रीद सकती है, तो PTCL भी इजरायली या इंडियन कंट्रोल में चला जाएगा। वो हमारा नेशनल सिक्योरिटी पैराडाइम कहाँ खड़ा होगा। लेकिन उसने तो $800 मिलियन अभी भी देने हैं। वो तो कमर्शियल है ना, मैं तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ। बैंकिंग अगर कंट्रोल्ड है एक्सटर्नल फोर्सेस से, वो हमारी मईशत को ब्लॉक कर सकती है। सो ये सारे वल्नरेबिलिटीज़ हमने क्रिएट की है। लेकिन एग्रीकल्चर मैं समझता हूँ कि बराह रास्त आवाम के लिए ख़तरनाक है,
चूँकि कॉरपोरेट फार्मिंग जो है ये सबसे पहले तो जो काश्तकार है, मज़दूर है, खेत मज़दूर है, इनको फारिग करता है। हाँ, इसका नुकसान किस तरह होगा, ये ज़रा अगर वजाहत कीजिए। फ़ायदा ये है कि प्रोडक्शन बढ़ेगी, क्योंकि ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे, बहुत ज़्यादा पानी इस्तेमाल करेंगे, पड़ोस को पानी नहीं मिलेगा। फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करेंगे, पेस्टिसाइड इस्तेमाल करेंगे, उस वक्त पैदावार बहुत बढ़ जाएगी, लेकिन ज़मीन की क्वालिटी ख़राब हो जाएगी एक्सेसिव फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड यूज से। तो आगे बंजर हो जाएगी ज़मीन तो, लेकिन वो ये कंपनी जो है जो ये इस वक्त बनाएगी और ये पैदावार करेगी और ख़ूब मुनाफा देगी और ख़ूब एक्सपोर्ट करेगी, तो इसका है। उससे पाकिस्तान को क्या मिलेगा? जी, शॉर्ट टर्म में तो ये कहते हैं कि हमें ज़राए मुबादला मिलेगा, लेकिन चूँकि ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ज़रिए कर रहे हैं और प्राइवेट जो है वो फॉरेन होगा, तो ये देखना है कि $100 का एक्सपोर्ट करते हैं तो प्रॉफिट रेमिटेंस कितना होता है। अगर प्रॉफिट रेमिटेंस $90 हो गया तो आपको तो कुछ नहीं मिला, या हो सकता है $100 ही पूरा प्रॉफिट रेमिटेंस हो जाए। तो ज़रूरी नहीं है कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट इससे इम्प्रूव होगा, चूँकि जो अब तक प्राइवेटाइजेशन हुई है, ख़ास तौर पे 2001 के बाद जो प्राइवेटाइजेशन हुई है, उसने तो प्रॉफिट आउटफ्लो बढ़ा दिया। इनफ्लो नहीं है डॉलर का, आउटफ्लो बने, यानी यहाँ से डॉलर्स जाते ज़्यादा हैं। हम एवरी टाइम हमें फ़ोन का बिल तो रुपयों में आता है ना, वो रेवेन्यू रुपयों में कलेक्ट करते हैं, उसको डॉलर में कन्वर्ट करके प्रॉफिट भेजते हैं। तो जितनी भी प्राइवेट FDI हुई है पाकिस्तान में, डायरेक्ट या थ्रू प्राइवेटाइजेशन सर्विस सेक्टर में हुई है, वो सब अपना रेवेन्यू रुपयों में कमाते हैं, डॉलर में कन्वर्ट करके प्रॉफिट ले जाते हैं। सो ये सारे ज़रिया बन गए हैं डॉलर आउटफ्लो के, इनफ्लो नहीं है। लेकिन आप समझते हैं कि इसकी बुनियाद इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स, वो जो एक पॉलिसी आई थी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के ज़माने में, उन्होंने तमाम, एक तो था कि डॉलर में आपने मुनाफा ले जाने की इजाज़त दी, दूसरा आपने मुनाफा जो पर यूनिट प्राइस थी वो तय की डॉलर में, जबकि यहाँ पे हम ले रहे हैं लोगों से रुपयों में, और वो अब हमारे गले का तौक बन गई है। वही बुनियादी जी, ये भी एक वजह थी, वो एक सेक्टर था, लेकिन साल 2001 के बाद तो कई सेक्टर्स उसी तरह से खोल दिए गए। मिसाल तो एक बन गई थी ना जी, वो है, हमने ये किया। और जो सर्कुलर डेट है पावर सेक्टर का, उसमें यही इसी का बहुत बड़ा रोल है। ऑल्दो इन दी लास्ट गवर्नमेंट, जब हफीज़ शेख फाइनेंस मिनिस्टर थे, उस वक्त ये एग्रीमेंट पावर प्रोड्यूसर्स के साथ चेंज किया गया है। इट इज़ नो लॉन्गर डॉलर डिनोमिनेटेड, इट इज़ नाउ रुपी डिनोमिनेटेड। एक रिफॉर्म पॉजिटिव किया है इस हवाले से। एग्रीकल्चर पे आते हैं जी, मैं उसी पे आ रहा था कि देखें, आप जो बता रहे हैं बड़ी वो खौफनाक बात है कि इसमें पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल होंगे, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल होगा, यानी बुनियादी तौर पे ज़मीन की ज़रख़ेज़ियत जो है वो कम होगी, माहौल हमारा पेस्टिसाइड्स की वजह से ख़राब होगा, पानी भी जो ज़मीन का है उसमें भी वो पेस्टिसाइड जाएगा। आम काश्तकारों पे, आम लोगों के रोज़गार पे क्या असर पड़ेगा? जी, देखें, एक फार्म मेरा थोड़ा तजुर्बा है, साउथ पंजाब का ही फार्म है, 3,500 फैमिलीज़ रहती थी 2700 एकड़ के फार्म पे। वो सबको फारिग कर दिया गया और उसको एक कॉरपोरेट फार्म बना दिया गया। ये एक्चुअल मौजूदा केस है। उसमें 300 मज़दूर काम करते हैं परमानेंट, और मज़ीद 500 जो है वो सीज़नल है, हार्वेस्टिंग के वक्त बुला लेते हैं, किसी और वक्त बुला लेते हैं। सो टोटल एम्प्लॉयमेंट 800 है, इसमें से 300 परमानेंट है और 500 सीज़नल है। 3,500 फैमिलीज़। और यानी फैमिलीज़ का मतलब है कि कम से कम 6-7 अफराद होंगे एक घराने में, तो वो सब फारिग, उनमें से सिर्फ 800 लोगों को रखा, वो भी 300 उनमें से। तो यानी बड़ा खौफनाक असर होगा इसका रोज़गार की सूरत हाल पे। और से फिर ये कि जो गैर मुल्की है, जिसका तजुर्बा अफ्रीका में है इसी तरह से पार्टनरशिप करने का, तो वो क्या करते हैं कि जो प्रोड्यूस है वो गारंटीड होती है फॉर एक्सपोर्ट टू द होम कंट्री।
अच्छा, उसमें से आप मकामी होस्ट मुल्क अपने लिए कुछ नहीं रख सकता? नहीं रख सकता। रखे कह दे चलो 10% रख लो, 90% रख लो, लेकिन बेसिकली। अच्छा, इनका भी हमें मालूम नहीं कि किन शराइत पे ये होगा जो कॉर्पोरेट फार्मिंग हो रही है। तो अगर ये हुआ तो वो काश्तकार जो गंदम पैदा कर रहा होगा, शायद वो उसमें से कोई गंदम अपने घर नहीं ले जा सकता। वो तो मुलाजिम होगा ना जी, उसको तनख्वाह मिलेगी। नहीं, तनख्वाह तो मिलेगी, लेकिन बाज़ार से भी वो गंदम नहीं ख़रीद सकता, चूँकि वो गंदम तो एक्सपोर्ट हो जाएगी होम कंट्री को, जो मुल्क वहाँ पर पार्टनरशिप से ग्रो कर रहा है। ये अफ्रीका में हुआ है। फिर ये है कि वो चीज़ें काश की जाती है जो लोकल यूज़ में होती नहीं है। जो होम कंट्री है वहाँ उसकी मांग है, वहाँ उनका जो टेस्ट है खाने का, उस हिसाब से उसकी ज़रूरत है, तो वो ग्रो होता है। लेकिन जिस मुल्क में वो ग्रो करते हैं वहाँ उसकी डिमांड नहीं है, तो आपका क्रॉपिंग पैटर्न बदल दिया गया, हमारी ज़रूरत के तहत नहीं, किसी और मुल्क के ज़रूरत के तहत। जो मज़दूर तो बेदखल होंगे, जो ज़मींदार है वो भी बेदखल हो जाएंगे। ये पूरी क्लास ऑफ लैंड ओनर्स विल डिसअपीयर, और उसकी जगह ये कंपनीज आ जाएगी जिसमें पार्ट ओनर फ़ौज है और पार्ट ओनर कोई गैर मुल्की कंपनी है। यानी इतना ग्रीन या इतनी सरसब्ज़ ये मंजरनामा नहीं है जितना आजकल टीवी में बयान किया जा रहा है। सब्ज़ तो बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ ये मैं जब इसको देखता हूँ, पढ़ता हूँ, तो बहुत लाउड ख़तरे की घंटी मेरे दिमाग में बज रही होती है। इस मुल्क का कैरेक्टर बदल दिया जा रहा है। हमारी सॉवरेनिटी पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जो थोड़ी बहुत नाम की है, अब हम उन मुल्कों की, सदर्न अफ्रीका के मुल्कों की तरह हो जाएंगे जहाँ एक मल्टीनेशनल का जनरल मैनेजर जो है वो तय करेगा कि सदर कौन बनेगा। ये हकीकत के केसेस है। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी वाले किया करते थे। सदर्न अफ्रीका के 2-3 मुल्क है जहाँ गोल्ड और डायमंड माइंस हैं। ये माइंस आर ओन्ड बाय यूरोपियन कंपनीज़। उसका जो लोकल जनरल मैनेजर है वो तय करता है सदर कौन बनेगा। तो हम उस लेवल पे जाने लगे। नहीं, हमारे यहाँ तो पहले 1-2 घराने हैं जो पाकिस्तान में तय करते हैं कि हमारा वज़ीर आज़म सदर कौन होगा। हमारे अपने घराने हैं ना, लेकिन किसी टेलीफोन कंपनी या बियर कंपनी का मैनेजर नहीं तय करता, अब तक नहीं करता। प्रॉपर्टी टाइकून नहीं है वहाँ पे, लेकिन वो दूसरी कंपनियाँ हैं जो कैसे वो कारोबार, मिनरल्स वहाँ से एक्सट्रैक्शन हो रही। अच्छा, तो बड़ा एक खौफनाक सा, तशवीशनाक सा मंजरनामा उभरता हुआ नज़र आएगा कि ग़ज़ाई अजनास जो उनकी किल्लत हो जाएगी, लोग बेरोज़गार हो जाएंगे, ज़मींदार बेज़मीन हो जाएगा। अब इसको साइड पे अगर रखें, पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल में बेहतरी के कोई इम्कानात हैं? अगर इस बात को सामने रखें जो मुझे कई लोगों ने बताया कि यहाँ पे तो ज़्यादातर जो मईशत है वो कैश पे या ब्लैक में चल रही है, तो हम इस मईशत को दुरुस्त किस तरह कर सकते हैं, मुनाफा बख्श किस तरह बना सकते हैं पाकिस्तान के आवाम के लिए? टेक्निकली तो बहुत आसान है। बात यह है कि जिन तबकों का गलबा है वो ये करने नहीं देते। शुगर को ले लें, 2 सतह पे सब्सिडी दी जाती है। पहले तो प्रोक्योरमेंट प्राइस गन्ने का आपने ऊपर रखा तो ज़्यादा रकबा लगाया जाता है, चूँकि वो दूसरे क्रॉप्स के मुकाबले में मुनाफे बख्श है। मसलन कपास के मुकाबले में तो कपास कम लगाते हैं, गन्ना ज़्यादा लगाते हैं। चूँकि ज़्यादा लगाते हैं तो प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। जब प्रोडक्शन होती है तो मिल वाले कहते हैं कि जी पिछले साल का शुगर अभी तक हमारे गोदाम में है, इस साल हम गन्ना नहीं ख़रीदेंगे। वो कहते नहीं ख़रीदेंगे तो सारा सड़ जाएगा। तो हुकूमत मीटिंग कॉल करती है, उसमें मिल वाले कहते हैं कि जी हमें आप इजाज़त दें एक्सपोर्ट करने की, लेकिन चूँकि बाहर की कीमत कम है, हमारी ज़्यादा है, तो हमें फ़ी मन जो है पैसे दें एक्सपोर्ट करने के, फ़ी टन जिसको सब्सिडी कहते हैं। जी।
तो पहले तो हम ग्रो करते हैं ज़रूरत से ज़्यादा चीनी, और फिर हुकूमत पैसे देते हैं एक्सपोर्ट करने के लिए। अच्छा, शुगर की ये बात है, शुगर केन की ये है कि ये कोस्टल क्रॉप है और ये समुंदर के किनारे ज़्यादा बेहतर क्वालिटी गन्ना बनता है। तो ये तो सिर्फ काश्त होना चाहिए थटा, बदीन और सुजावल में, और कहीं काश्त नहीं होना चाहिए, और बाकी मुल्क में शुगर मिल्स नहीं होने चाहिए, बंद कर देने चाहिए। तो फिर हमारे गरीब सियासतदानों का क्या बनेगा जो शुगर? जी, वो उनको BISP से डबल अलाउंस दे देंगे। हाँ, अगर डबल ना हो तो ट्रिपल कर देंगे। लेकिन उस पर गुजारा मुमकिन नहीं है ना जी। वो सर, वो फिर उनको उतनी गुजारा करना पड़ेगा ना। जो 1,500 रुपये पे गुजारा करते हैं तो वो फिर 4,500 रुपये तो गुजारा करना चाहिए ना उनको। तो ये शुगर इज़ वन एग्ज़ाम्पल। इस तरह से 6-7 और एग्ज़ाम्पल्स हैं जिन्होंने मुल्क को ब्लीड कर रहे हैं, हेमरेज कर रहे हैं मुल्क की मईशत को। गाड़ियों का एक शोबा है, हम स्कूल में थे उस वक्त से सुनते आ रहे हैं कि डिलीशन प्रोग्राम है एक, यानी आस्ते आस्ते पार्ट्स यहाँ बनने शुरू होंगे, फिर पूरी गाड़ी यहाँ बनेगी। आज तक डिलीशन नहीं हुआ, असेंबली होती है या इंपोर्ट होती है। डॉलर में पेमेंट करते हैं हर इंपोर्ट, हर LC डॉलर में खुलती है, वो हमारे आपके हिस्से के जो पैसे गाड़ी चलने लगती है, पेट्रोल उसके लिए मंगवाते हैं, वो भी डॉलर में है। और ये सारा डॉलर कर्ज़ों का है। ये कर्ज़े लेके हम गाड़ियाँ दौड़ा रहे हैं, खुश हो रहे हैं और खुश हो रहे हैं, कर्जा मिल गया, खुश भी हो रहे हैं। कितना तरक्की याफ्ता मुल्क है। बैंकॉक में अगर ट्रैफिक जैम होता, हमारे यहाँ भी होता है। आप जो अशराफिया की महफ़िलों में कॉफ़ी पार्टीज़ और डिनर पार्टीज़ में बैठे तो वो इसका कंपैरिजन करते हैं कि जी बैंकॉक की तरह अब यहाँ ट्रैफिक जैम होने लगा है, और वो खुश होते हैं। लेकिन ये सारा कर्ज़ों पे है। मुझे याद है वो जनरल फजल हक मरहूम गवर्नर थे, तो वो पब्लिक जलसों में कहा करते थे कि लोग मुझे कहते हैं पाकिस्तान में गुर्बत है। तो उन्होंने गुर्बत कहते कहाँ है, मैं तो हर शख्स के हाथ पे घड़ी देखता हूँ। यानी उन्होंने गुर्बत का पैमाना ये बनाया था कि जो जिस शख्स के हाथ में भी घड़ी है वो गरीब नहीं है। शौकत अजीज़ ये कहते थे ना कि किधर गुर्बत है, आप जाओ किसी रेस्टोरेंट के बाहर टेबल के लिए लाइन लगी होती है। तो मैंने उनको मुंह पे कहा था, मैंने कहा मेरे साथ आप रात 2 बजे चले, एक मिडिल क्लास एरिया में रेस्टोरेंट के बाहर वहाँ भी लाइन लगी होती है बचा हुआ खाना लेने के लिए। अच्छा, लेकिन आपने अब जिनकी लोगों की बात की कि चंद तबके हैं, एक बड़ा तबका तो रियल एस्टेट में भी काम कर रहा है। जी बिल्कुल है। तो जो जिसको हम कहते हैं कि द बिग एलिफेंट इन द रूम, वो क्या वाकई रियल एस्टेट है, और इसको हम कैसे बेहतर अंदाज में मईशत के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? मौजूदा हालात में तो टैक्स वैक्स उस पर नहीं लग रहा। एक तो ये कि जो कंस्ट्रक्शन है वो बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, लेबर इंटेंसिव है, बहुत जॉब्स क्रिएट करता है। एक बिल्डिंग में 30 से 40 चीज़ें लगती है, वो हर यानी 30 से 40 इंडस्ट्री काम करती है। कंस्ट्रक्शन तो अच्छी इंडस्ट्री है, लेकिन हमारे यहाँ कंस्ट्रक्शन सट्टेबाजी बन गया है। स्कीम आफ्टर स्कीम अनाउंस होती है, लोग जो प्रॉपर्टी एजेंट्स होते हैं वो ख़रीद लेते हैं, बुकिंग कर लेते हैं। यानी मेरे साथ हुआ, एक स्कीम अनाउंस हुई कराची में, हमने सोचा कि चलो इसका हम जाके ले आते फॉर्म। 9 बजे शुरू हुआ था, हम कुछ 10 बजे पहुँचे, उन्होंने कहा ये सब बिक गया, फॉर्म अब नहीं है। अच्छा भाई, 1 घंटे में सब कुछ चला गया। हम बाहर निकले तो 2-3 टाउट्स वहाँ पर थे कि सर आपको चाहिए तो हम आपको दे देते हैं एट अ प्रीमियम, और फिर वो प्रीमियम बढ़ता जाता है। जितने भी स्कीम्स, कम से कम कराची का मैं दावे से कह सकता हूँ, ये सब सट्टेबाजी का एक रूट है, जिसमें कोई बिल्डिंग आधी बना के छोड़ देते हैं। आप जाएं कराची, आधी बिल्डिंग पड़ी हुई है, पैसा ले लिया और बिल्डिंग अबैंडन कर दी। जो जिसने ख़रीदा है वो रोता रहता है। ठीक है, उसमें उसका आसान तरीका है एडमिनिस्ट्रेटिव। पहले आप कैपिटल गेन्स टैक्स लगा दें कि मैंने अगर 1 करोड़ का ख़रीदा है और 1.5 करोड़ का बेच रहा हूँ तो वो 50 लाख पे टैक्स लगेगा, कैपिटल गेन्स टैक्स। दूसरा ये करें कि विद इन अ सर्टन स्पेसिफाइड पीरियड
आप बेच नहीं सकते। और तीसरा ये है कि अगर मैं 1 करोड़ की प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ तो वो 25 लाख, वो 5 लाख में तो रजिस्टर होती है। करोड़ की प्रॉपर्टी करोड़ में रजिस्टर नहीं होती, 5 लाख की होती है। यू रिक्वायर दैट ट्रांजैक्शन टू बी पुट ऑन अ वेबसाइट, पब्लिक वेबसाइट, और नंबर ऑफ डेज स्पेसिफाई करें, 20 दिन 30 दिन। उसमें थर्ड पार्टी बिड कर सकता है एट 20% मोर। तो करोड़ की प्रॉपर्टी अगर मैंने 5 लाख में बुक की है तो तीसरा बंदा उसे 6 लाख में ख़रीद लेगा। एंड आई कंपल्सरीली हैव टू सेल इट टू द थर्ड पार्टी, आई कैन नॉट सेल इट जिसके साथ मैंने पहले निगोशिएट किया है। अच्छा, ये सारी चीज़ें आप तो बड़ी प्रोफेशनल बातें कर रहे हैं ना। मुख्तलिफ अंदाज में और मुल्कों में है। आई एम जस्ट पुटिंग इट ऑल टुगेदर। जो पूरा ब्लैक मार्केट है रियल इस्टेट का, वो ख़त्म हो जाएगा इससे। लेकिन कौन ख़त्म नहीं होने दे रहा? वही खुद ही नहीं होने देंगे। दे आर वेरी पावरफुल। वो वही लोग हुकूमत में भी हैं। हुकूमत में नहीं, हुकूमत में नहीं भी है तो हुकूमत को फंडिंग करते हैं, चलाते हैं। बेचारे कुछ रिटायर होते हैं, कारोबार, प्रॉपर्टी का कारोबार शुरू स्कीम जो शुरू करते हैं वो 10 प्लॉट वैसे ही फ्री में बांट देते हैं पावरफुल लोगों को, तो उसके ज़रिए प्रॉपर्टी नई कंपनी बन जाती है, फिर उसकी वो सर्कुलेशन में आ जाता है। ये जो सारा एक सिलसिला चल रहा है, 6-7 शोबे मैंने आइडेंटिफाई किए जहाँ इस किस्म की चीज़ें होती हैं। इसने मुल्क को ड्रेन किया है, यहाँ पहुँचाया है जहाँ नाक रगड़ना पड़ रहा है, और आगे भी हमें नुकसान पहुँचाएंगे। अभी तो इब्तिदा है। तो इसमें हमारे लिए वे आउट क्या है? मतलब कोई रियलाइजेशन आपकी नज़र में है, या हमारे जो वो लोग जो कि टैक्स देने से गुरेज़ा हैं? टैक्स मसला है ही नहीं। अच्छा, देखें, पाकिस्तान में जो अमीर लोग हैं, जो पूरा स्टॉक है ऑफ रिच पीपल बहुत छोटा है, लोग नहीं है। आप लोगों को 100% जितना टैक्स उनको देना चाहिए टैक्स कर लें, अमाउंट ज़्यादा नहीं होगा। जो गवर्नमेंट का मसला जो है इस वक्त, हमारा बजट का जो मसला है, वो लोगों के कॉलर पकड़ के टैक्स लेना नहीं है, जो कि इस बजट में भी हो रहा है। अभी फिर हमें बजट डेफिसिट को कंट्रोल करना है। वो कैसे कंट्रोल होगा? वो एक्सपेंडिचर से कंट्रोल होगा। एक्सपेंडिचर कोई कम करने पे राज़ी हैं? नहीं राज़ी होगा तो मुल्क डूब जाएगा। आप नहीं समझते कि बुनियादी मसला इस वक्त ये है कि ये हम लैपटॉप बांध रहे हैं तरक्याती स्कीमों के नाम पे पैसे? दीज आर ऑल पिन। नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये तो पिन प्रिक्स है। असल जो है वो गवर्नमेंट का साइज़ बहुत ज़्यादा है। कम से कम 20 मिनिस्ट्रीज़, डिविजन्स अबॉलिश करने की ज़रूरत है। जितने एडिशनल डायरेक्टर जनरल्स और एडिशनल सेक्रेटरीज़ को और एडिशनल पोस्ट है, अबॉलिश करने की ज़रूरत है। ये गैर ज़रूरी पोस्ट है। स्पेशल सेक्रेटरीज़ की पोस्ट ख़त्म करने की ज़रूरत है। ये सिर्फ जब लोग प्रमोट हो जाते हैं, उनके पास अपॉइंट करने की जगह नहीं होती है, तो स्पेशल सेक्रेटरी का पोस्ट क्रिएट कर देते हैं। सूबों में भी ये हुआ है, वफाक में भी हुआ है। एडिशनल सेक्रेटरी होता है, एडिशनल सेक्रेटरी होता है, जॉइंट सेक्रेटरी होता है, फिर स्पेशल सेक्रेटरी होता है। स्पेशल सेक्रेटरी पहले नहीं होता था, 10 साल पहले नहीं होता था, ये अब होने लगा। इसलिए कि वो कहते जी लोग प्रमोट होकर आ गए, उनको पोस्ट नहीं दे सकते हैं, तो एक क्रिएट कर दो। तो बात ये कि आप फारिग कर रहे हैं ना लोगों को। जिसकी पोस्ट नहीं है उनको कहें कि जी आप जाएं, यू आर नो लॉन्गर इन गवर्नमेंट, यू आर नॉट रिक्वायर्ड, गो टू द प्राइवेट सेक्टर। इसी तरह नॉन कॉम्बैट एक्सपेंडिचर जो मैं कहता हूँ, मैं कॉम्बैट एक्सपेंडिचर की इसलिए बात नहीं करता कि मेरी महारत नहीं है उस पर बात करने की। मुझे नहीं पता किस किस्म की आर्मामेंट्स चाहिए, एम्यूनिशन चाहिए। यानी आप दिफाई बजट की बात कर रहे हैं? दिफाई बजट की बात करता हूँ, लेकिन वो हिस्सा जिसका जंग से कोई ताल्लुक़ नहीं है, और वो बहुत बड़ा हिस्सा है, और उसमें कमी की बहुत गुंजाइश है। तो हम इस वक्त हर 100 रुपये के रेवेन्यू पे $225 रुपये खर्च कर रहे हैं। हर $100 के एक्सपोर्ट पे $225 की इंपोर्ट कर रहे हैं। हमें गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर भी आधा करना पड़ेगा, विच इज़ नॉन डेट करंट एक्सपेंडिचर। चूँकि कर्ज़े जो लिए हो तो वापस करने ही करने हैं, उसमें हमारे पास गुंजाइश नहीं है। लेकिन कर्ज़ों के अलावा जो एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का, उसको आधा करना पड़ेगा, और इंपोर्ट्स आधा करना पड़ेगा। और इंपोर्ट आधा करने की भी गुंजाइश है। मफरूज़ा बना दिया है कि जी हमारे पास गुंजाइश नहीं है। हमने इस पर काम किया है। 2 शोबे हैं, ट्रांसपोर्ट का और एनर्जी का। इसमें बहुत गुंजाइश है पेट्रोलियम इंपोर्ट्स की कमी का, तो ये मुमकिन है। यानी आपने दोस्तों बातें सुनी डॉक्टर कैसर बंगाली साहब की। अखराजात में कमी मुमकिन है,
क्योंकि हुकूमत का साइज़ बहुत ज़्यादा है, चाहे वो सिविल है चाहे मिलिट्री है। उसमें ऐसी जहाँ पे आपको 4 लोग चाहिए वहाँ पे 10-10, 12-12 लोग हैं। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा कि बहुत सारे ऐसे ताकतवर हलके हैं जो कि चूँकि ख़ुद कारोबारों में मुलव्वस हैं, लिहाजा वो उन कारोबारों में टैक्स नहीं लगाना चाहते हैं, ख़ुद ही बिज़नेस भी करते हैं, ख़ुद ही टैक्स प्रपोज़ करते हैं, ले दे के तनख्वाहदार तबका रह जाता है, एट सोर्स उनसे टैक्स काट लेते हैं। तो बहसीत मजमूई जब तक हुकूमत का साइज़ और अखराजात में कमी नहीं होगी उस वक्त तक बड़ा मुश्किल होगा पाकिस्तान के इक़्तिसादी मसाइल का हल। और उसके साथ साथ एक और जो अहम मसला हमने डिस्कस किया वो कॉर्पोरेट फार्मिंग है कि वो बड़ा तशवीशनाक सा एक मंजरनामा उभरता सामने आ रहा है कि कॉर्पोरेट फार्मिंग के नाम पे पाकिस्तान में रोज़गार का, अनाज की किल्लत का, बेरोज़गारी का बहुत बड़ा मसला पैदा होगा, एक ऐसे मुल्क में जहाँ पहले ही बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है।